नमस्कार दोस्तों ऐसा नहीं है कि सुधा मल्होत्रा का जो संदर्भ है वो सिर्फ साहिर के संदर्भ के साथ ही सीमित हुआ है। सुधा मल्होत्रा की अलग से स्वतंत्र पहचान भी है। आज थोड़ी सी स्वतंत्र पहचान की बात कर लेते हैं कि हमने उनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी पाल रखी हैं। मसलन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और ये सारी चीज़ें बहुत सारी। कुछ एक गीत ऐसे भी हैं जिन्हें ये माना गया है कि अक्सर ये गीत सुधा मल्होत्रा के लिए ही लिखे गए थे। लेकिन इसके विपरीत एक तथ्य भी है जिसका उल्लेख मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि साहिर जब भी कुछ नया गीत लिखता तो उसकी पहली पसंद ये होती कि इसकी गायिका कौन है, और अक्सर वो निर्माता निदेशक से पूछता कि ये फ़िल्म आपने किसे देना है गाने के लिए। जब लता जी का नाम आता तो वो कुछ ना बोलता क्योंकि सम्मान का सवाल था। लेकिन अगर उससे उसकी पसंद पूछी जाती तो सदा वो सुधा मल्होत्रा का नाम लेता कि सुधा मल्होत्रा अगर ये गीत गाएगी तो मैं आपको गीत दे दूँगा, और यदि वो गाती है तो मैं उसका शुल्क वही लूँगा जो आप मुझे दे देंगे, मेरी कोई शर्त नहीं होगी। लूँगा ज़रूर, ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुफ्त में लुटा दूँगा, लेकिन ये कहा कि मुझे जो मिलेगा वो ले लूँगा, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वह मेरे गीत की या नज़्म की या गज़ल की भावनाओं से न्याय कर सकती है। इस नाते से मैं आपके लिए कम परिश्रम पर भी वो गीत दे दूँगा, बशर्ते कि सुधा मल्होत्रा से ही। और ये अक्सर चर्चा का विषय बन गए कि जैसे उसके निजी संबंध ऐसे हैं कि जिनके आधार पर उसकी जो प्राथमिकता है वो सुधा मल्होत्रा होती है और बाद में किसी अन्य का जिक्र होता है। अब सुधा मल्होत्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ आए, लेकिन उसने सामान्य गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश किया और उसमें साहिर की कोई भूमिका नहीं थी। ये बात अलग है कि उस जो समारोह था विवाह का, उस अवसर पर एक नज़्म साहिर ने भी पढ़ ली थी। नज़्म पुरानी लिखी हुई थी, लेकिन वो उस संदर्भ के मौजू थी, उसके विषय के अनुकूल थी, इसलिए उसे जोड़ दिया गया सुधा मल्होत्रा के साथ। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था कि उसने उसी अवसर के लिए कोई नज़्म रची थी। और सुधा ने बाद में पत्रकारों से और कुछ स्थानों पर उम्र के एक मोड़ पर आकर बहुत सी बातें साझी की तत्कालीन फिल्मी जगत की, कि किस प्रकार से उन दिनों में फिल्मों में गाया जाना एक अलग से पार्श्व गायिका के रूप में या पार्श्व गायक के रूप में अपने आप को सेट करना, ये एक अलग से एक विधा बन गई थी। लेकिन मूल रूप से यही परिकल्पना की जाती थी कि जो पात्र है वो स्वयं ही गाएगा। गीता बाली और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, सुरैया है, जिन्होंने स्वयं अपनी फिल्मों की भूमिका भी निभाई और स्वयं ही गीत गाए, और उसी संदर्भ में उसी फिल्म के गीत स्वयं उनसे गवाए गए। ये भी संदर्भ बहुत सारे मिल जाते हैं, रेफरेंसेस बहुत सारे मिल जाते हैं कि ये एक ऐसा दौर था कि उस दौर में सिंगर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, सदा अभिनेत्री या अभिनेता स्वयं ही गाता था। और ये सुधा बताती हैं कि वो बस स्वयं मुझे बड़ी सुन के बड़ी ताज्जुब होता था, और मेरा प्रयास ये था कि मैं प्रार्थना करती थी कि ईश्वर मुझे स्वर ऐसा दे, ऐसा स्वर संधान दे कि मेरे बिना अभिनय किए भी मुझे अवसर मिल जाए। और धीरे धीरे मैंने शुरुआत, वो बताती हैं कि शुरुआत मैंने ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से की, और उसके बाद एक फ़िरोज़पुर जो कि सीमावर्ती शहर है, उन दिनों तो सीमाएं बहुत आगे तक थी। फ़िरोज़पुर में एक कंसर्ट था जिसमें गाने का अवसर मिला सुधा को, और उसमें कोशिश ये की गई थी कि आर्केस्ट्रा के आगे लाइट जो है वो आगे चले और आर्केस्ट्रा पर ज़्यादा रोशनी ना पड़े, बल्कि या तो गायिका या गायक पर पड़े और या फिर ऑडियंस के बीच बीच में शॉट हों। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव उस काल के हैं जो बिल्कुल नया संदर्भ रखते हैं, और उन्हें कभी कभी याद कर लेना बड़ा स्वाभाविक लगता है।
और कुछ उनके जो ख़ास गाए हुए गीत हैं, उनके गीतों में न तो कारवां की तलाश है, इसमें भी सुधा मल्होत्रा ने बाकायदा जो महिला स्वर है वो उसमें गाया उसने। और दर्शन दो घनश्याम नाथ, ये भी एक गीत ऐसा था जो अमर ही हो गया और अब तक वो प्रासंगिक भी है, अमर है, बार बार सुना जाता है। और आज मुझे कुछ कहना है, और मालिक तेरे जहान में, और मौसम बहार है, और इस तरह से कई ऐसे गीत हैं जो सुधा मल्होत्रा ने गाए और जो अब तक अमरत्व की श्रेणी में जा चुके हैं। अभी भी उन गीतों को भूले भटके याद कर लिया जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया।